नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बजट पेश करने के बाद जो राजनीतिक बयानबाजियों का क्रम है वो तेज हो गया है। बजट पर निराशा जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहले बजट विकास वाला होता था, लेकिन अब सिर्फ गोली बोली का राज दिख रहा है। अब अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस हालत में हमें प्रदेश मिला था उसी पर रहते तो आज कटोरा लेकर सड़क पर होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजट में उत्तर प्रदेश सरकार के मूल बजट ने पहली बार 5 लाख करोड़ की सीमा को पार किया है। आज सदन में 5,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर समाज के प्रत्येक तबके के हितों को पर्याप्त स्थान देने के लिए मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उनकी पूरी टीम को यूपी के इतिहास के सबसे बड़े बजट के लिए हृदय से बधाई देने का काम करता हूं। मुख्यमंत्री ने बधाई दी वित्त मंत्री को। हालांकि अखिलेश यादव को यह बजट रास नहीं आया। अखिलेश यादव के अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अब तक 4 बजट पेश किए हैं जिसमें किसानों, नौजवानों और महिलाओं को निराशा मिली है। यह सरकार का आखिरी बजट है क्योंकि अगला बजट तो चुनावी बजट होगा। इस बजट से साबित हो गया है कि सरकार के पास न तो कोई विजन है और न कोई रोड मैप है। बजट पेश करने की महज खाना पूर्ति हो रही है। प्राइम एजेंडा में हम इस यूपी बजट 2020 पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे तो आज दिन भर एक मेगा कवरेज में और चर्चाओं का जो दौर चला है प्राइम न्यूज पर, हमने जो भी प्रोविजन किए गए हैं, जो भी एलोकेशन है, जिन जिन सेक्शन और सेक्टर्स को दिया गया है, सब पर विस्तार से चर्चा की है। लेकिन हम 2-4-10 पॉइंट्स आपके सामने रख दें। फिर ये जो अब राजनीतिक रशाकशी है, ये जो बजट पर भी सियासत है, सत्ता पक्ष पीठ थपथपा रही है और जो विपक्ष, जिसमें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसे पूरी तरह से खारिज कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ना कोई विजन है और ना कोई रोड मैप है। हम इस पर आएंगे। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपने जिस हालत में हमें प्रदेश दिया था उसी पर ठहरे रहे होते तो आज कटोरा लेकर हम सड़क पर आ गए होते। ये जो रसाकशी है ये क्या इशारा कर रही है? मेहमानों से जुड़े उससे पहले जल्दी से हम कुछ पॉइंटर्स बता दें, आपको ध्यान रहेगा और आप जो बहस है, जो विश्लेषण है, उसको गहराई से समझ पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर फोकस न किया हो। हर वर्ग के लिए इस बजट में हमने प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया है। अभी जल्दी ही हमने डिफेंस एक्सपो संपन्न किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमें उम्मीद है कि इससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। जो बड़े बड़े एलोकेशन है उसमें कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। सरकार ने आज अपने बजट में आधिकारिक तौर पर यह बात कही है। महत्वपूर्ण है कि 2 लाख करोड़ के आसपास या फिर इससे ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। इसके अलावा पुलिस महकमे के लिए एक अलग से बजट रखा गया है। गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो के लिए बजट में प्रोविजन किए गए हैं। आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ रुपए, अना आवासीय भवनों के लिए 650 करोड़ रुपए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमने दिन में भी इस पर चर्चा की थी कि केंद्र की तरह राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़ रुपए, पीएम मातृ योजना को 291 करोड़ रुपए, युवा रोजगार के लिए 1200 करोड़ रुपए, गांव में जल जीवन मिशन को 3,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। मनरेगा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार का जो फंड है वो 4,800 करोड़ का है। पीएम आवास योजना को 6,240 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 67 जिलों में अभियान सरकार चलाएगी। 20 नए कृषि केंद्र खोले जाएंगे, यह बजट में बताया गया है। इस साल 60 लाख टन से ज्यादा चीनी उत्पादन का जो लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है। वाराणसी प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, डिफेंस एक्सपो का भी हम जिक्र कर रहे थे। पीजीआई के लिए 920 करोड़ रुपए, कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपीस, कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़, माध्यमिक टीचर की नियुक्ति यूपीपीसीएस के तहत होगी, अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में रखे हैं, युवाओं को हब से जोड़ने के लिए युवा हब बनेगा और हर जिले को 50 करोड़ रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। बेरोजगारी युवाओं पर सरकार ने काफी फोकस किया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,791 करोड़ रुपए, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 621 करोड़ रुपए, बमरौली प्रयागराज का जो मार्ग है वो 4 लेन किया जाएगा, चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने पर जोर है, किसान पेंशन के लिए 1,459 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़ का बजट है, अलग अलग एलोकेशन। इसी तरह से अगर आप हेल्थ सेक्टर में आइए तो आप देखेंगे कि अस्पताल स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए, केजीएमयू के लिए 919 करोड़ रुपए, नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए भी बजट का प्रोविजन है, ग्रामीण सीएचसी, जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण स्तर पर जो सीएचसी होती हैं, जो यूनिट होती हैं प्राइमरी सेंटर्स, उनकी बेहतरी के लिए 65 करोड़ के बजट का एलोकेशन है। एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपए का है, 100 बेड का एक संयुक्त अस्पताल सरकार बनाएगी इस वित्तीय वर्ष में। हमने पेयजल योजना का जिक्र किया, 3,300 करोड़ का बजट है। आजमगढ़, सहारनपुर और अलीगढ़ में यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए, अयोध्या को एयरपोर्ट तो बनेगा ही अयोध्या में, लेकिन अयोध्या को स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा, एससी एसटी के टॉपर्स के लिए लैपटॉप का प्रोविजन रखा गया है, जो युवाओं के लिए प्लेसमेंट हब बनेगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा वो उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी बजट का एलोकेशन है, 500 रुपए दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी और यूपी पुलिस कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये कुछ बड़े बड़े पॉइंटर्स हैं जिन पर सरकार ने फोकस किया है। अब चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, बिजली उत्पादन हो, राज्य नीति आयोग हो, पुलिस विभाग का मॉडर्नाइजेशन हो, मेट्रो का विस्तारीकरण हो, नमामि गंगे हो, सरकार का यह कहना यह है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे हमने टच करने की, एड्रेस करने की कोशिश न की हो। उधर बिल्कुल रवायत पर चलते हुए दिन में भी हम बात कर रहे थे कि विपक्ष जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये विजन लेस बजट है, इसमें किसी तरह का कोई भी विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने भी इस बजट को बिल्कुल छलावा करार दिया है कि यह बजट पूरी तरह से छलावा है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कोई विजन दिखाई नहीं देता है। बहरहाल इन सारे पॉइंटर्स को समेटते हुए अब हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं और क्या ये बजट, चूंकि जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं कि ये आखिरी बजट है, ये चौथा बजट है, अगला बजट तो चुनावी होगा वगैरह वगैरह वगैरह, क्या ये बजट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर ले जाता हुआ दिख रहा है? हम जरा इस विषय को टटोलेंगे अपने विश्लेषकों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज नोएडा स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार राहुल तालान साहब और राजीव शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नेता प्रवक्ता संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी। विनीत जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी आपकी टिप्पणी से हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको आवाज मिल रही हो, कि आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई ये बजट उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने के विजन को दिखा रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरह या फिर मायावती जी की तरह आपको भी ये विजनलेस और छलावा दिख रहा है? दिलीप जी बोलिए। राजीव जी, जब भी कोई फाइनेंशियल बजट आता है तो उसके 2 पोर्शन होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड की नज़र से ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 5,12,000 करोड़ का है, और इसमें बहुत सारे सेगमेंट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने कवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरीके से हर सेगमेंट को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी गई है, और इसमें ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो पर्यटन पर, संस्कृति पर, धर्मार्थ पर, अयोध्या, काशी, गोरखपुर और जेवर के एयरपोर्ट पर काफ़ी फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में बजट बढ़ाया गया है ये एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफ़ी
खराब हैं जी। लेकिन ये स्वास्थ्य सेवाओं पे जो बजट एलोकेशन हुआ है ये उन्हीं हॉस्पिटल्स को हुआ है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हॉस्पिटल हैं जिनमें एक्सपेंशन किया जा सकता है। अगर इसके बजाय नए हॉस्पिटल्स को स्टेब्लिश करने के लिए भी थोड़ा बजट एलोकेशन किया गया होता तो बहुत अच्छा होता जी। और किसी भी फाइनेंशियल बजट में जो बैकबोन होता है वो व्यापारी होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड बहुत अच्छा है, नो डाउट सबसे बड़ा बजट है अब तक का, बहुत बढ़िया एलोकेशन किया है, अलग अलग सेगमेंट्स को कवर किया है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है जिससे आपका मेन रेवेन्यू आता है, जो आपका सोर्स ऑफ फंड है, व्यापारी वर्ग के लिए इस बजट में विशेष मुझे कुछ नजर नहीं आया। अच्छा। किसानों के लिए एक पेंशन योजना है वो ठीक है, उसको लेकर के और कोई चीजें नहीं है। लेकिन व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको देता है टैक्सेस के रूप में और बहुत सारे रूप में जी। या जो कंज्यूमर है जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट करके गवर्नमेंट एक्सचेकर को भरता है, उस कंज्यूमर के लिए कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं बेरोजगार युवाओं के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार हमेशा एक अच्छे मन से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अच्छी मनसा तब चरितार्थ होगी जब ये एलोकेशन ऑफ फंड्स जो किया गया है ये इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशंस के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं होगा तो ये जो टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न्ड मनी है ये वेस्टेज ऑफ मनी होगी। जैसे युवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा बजट दिया गया है, सीएचसी को 100 बेड करने के लिए बहुत सारा बजट दिया गया है और बहुत सारी चीजों पे दिया गया है, धर्मार्थ पर बहुत सारा दिया गया है, अयोध्या के डेवलपमेंट पे बहुत सारा बजट दिया गया है। अयोध्या के डेवलपमेंट से नो डाउट टूरिज्म को डेवलपमेंट मिलेगा। गोरखपुर के पास चूंकि मुख्यमंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा बजट दिया गया है जी। ये सारे एलोकेशंस ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो व्यापारी वर्ग है उसको उसके लिए निराशा है सेंट्रल के बजट से भी और उत्तर प्रदेश के बजट से भी। ठीक है। सेंट्रल के बजट में भी टैक्स पेयर्स को कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं दिया गया। जो ना, ये दिलीप जी 12 थोड़ा सा लाख सबब दिया करते गया है, हो उसके लिए सर, ये थोड़ा टैक्स सा पेयर्स सबब के करते लिए हुए आप ये कह रहे हैं कि जो परेशानी बजट एलोकेशन है इसमें सभी को टच करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है वो बहुत पुअर है। और कोई चीज अच्छी बुरी जो आपको लगी हो अगर आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताएं, फिर हम यहां आके एक बार विनीत जी से जवाब लेना चाहते हैं। बजट एलोकेशन अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है। कोई और बात? कहना कि व्यापारी वर्ग को छोड़ा गया है, व्यापारी वर्ग को इस बजट में कुछ मिलता नहीं दिख रहा है। कोई और चीज दिलीप जी? व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। कोई और चीज इसके अलावा? व्यापारी वर्ग और आम कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर के लिए भी कुछ नहीं। चलिए हम कंज्यूमर लिख लेते हैं, आगे विनीत जी से हम इस पर सवाल लेंगे। राहुल तालाल साहब, आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? सर, सत्ता और विपक्ष तो अपने अपने दावे और वादे करते हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि एलोकेशन अच्छा है लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा बजट है। आर्थिक पहलुओं के साथ साथ मानवीय पहलुओं पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। पिछली बार के बजट से 33,000 करोड़ करीब ज्यादा बजट है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो राजकोषीय घाटा था उसको बराबर बनाए रखा गया है। जो पिछले बार था वो उतना ही बना के रखा गया। 2.97 ठीक है। कानपुर आगरा में मेट्रो के लिए वो दिया गया है, वो फंड अलोकेट किया गया है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि दिव्यांग जनों के जो बच्चे उनके लिए पालनहार योजना, ये इसके मानवीय पहलू को दिखाता है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 जगह नई यूनिवर्सिटी की बात की गई है, सहारनपुर में, अलीगढ़ में और आजमगढ़ में। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बजट है और अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आज मैं सुबह से आपके चैनल की डिबेट देख रहा था तो उसमें रोजगार की बहुत ज्यादा बात हुई थी। हाँ, दोपहर में भी काफी बात थी कि मैं तब देख रहा था। ये जो युवाओं के लिए हब बनाए हैं, है ना, ये कैसे होगा और रोजगार तो चला गया, और मुझे कैसे? और मुझे पता है गुप्ता जी ये बात जरूर उठाएंगे अभी। अच्छी बात है, जो भी उठाना चाहे सब मैं उठाए, एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में वो 7.6% है। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में 22.2% बेरोजगारी दर है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और आगे अब ये जो बजट के इम्प्लीकेशंस होंगी, इम्प्लीमेंटेशन तो आगे की चीजें वो देखा जाएगा। लेकिन हमें 2-3 चीजें जो आपने खुद ही कही, एक तो ये बताइए कि इस बजट में जो बेरोजगारी पर
या युवाओं पर फोकस किया गया है, वो आपको एक कैसा साइन लग रहा है? नंबर वन, वो फ्रूटफुल होगा, या जैसा दिलीप जी कह रहे हैं कि अगर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा? नंबर टू, वो ये कह रहे हैं कि साहब व्यापारियों के लिए इसमें कुछ नहीं है, और जो कंज्यूमर है, आम कंज्यूमर है, उसके लिए यूपी के इस बजट में कुछ नहीं है। एक विश्लेषक के नाते आप उनसे सहमत हैं या आप उनसे असहमत हैं? ये बोले, फिर हम राजीव सर को जोड़ें। देखिए, अगर जो 2 लाख सरकार बोल रही है कि 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, अगर जो निवेश हुआ है और आगे जैसे डिफेंस एक्सपो हुआ और डिफेंस कॉरिडोर यहाँ बनाए जाएंगे, तो अगर जो निवेश हो रहा है, आगे सरकार की योजना कुछ है कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हम अगर जो कोई कहीं भी निवेश होता है तो ये जाहिर सी बात है कि वहां रोजगार जॉब क्रिएशन होता होना वहां, मतलब ये जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। ठीक है। तो वैसी डिफेंस, और रही बात जैसे व्यापारियों के लिए बोला है, सारा बजट का काम नफा नुकसान व्यापारियों को ही सबसे ज्यादा होता है इससे, और व्यापारी ना कभी भी बजट से नुकसान में नहीं रहता है, मुझे लगता है। हो सकता है वो थोड़ी सी चीजें सरकार ले ले उनसे, लेकिन फिर भी सारा काम तो व्यापारी करते हैं बजट का। तालान साहब, इधर जो कुछ दिनों से बजट आ रहे हैं वो जीएसटी के बाद आ रहे हैं, तो व्यापारी जीएसटी वाली बात ले आते हैं। खैर एनीवे, हम आपको जोड़ेंगे आगे भी, और भी बहुत सारे जो है वो सवाल हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं दिन भर से, चूंकि हमने इस पर बात की। राजीव सर को जोड़ लें, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, फिर हम विनीत जी और संजय जी के पास चलेंगे। राजीव जी, आपको ये बजट कुल मिलाकर कैसा लगा? हम बार बार एक सवाल को टटोलने की सर कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, योगी जी की जो सरकार चल रही है वो मार्च के महीने में 3 वर्ष पूरे कर लेगी। 3 वर्ष में एक ढांचा खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि सरकार ऐसी चल रही है, ये प्रदेश को यहां लेकर आ रही है। क्या ये वाला बजट, चूंकि एक तरह से अगला चुनावी होगा, ये चौथा हो ही गया, क्या ये उत्तम प्रदेश वाला बजट है? जो बजट एलोकेशन है, क्या ये लग रहा है कि नहीं साहब, ये प्रदेश को एक तरह की ताकत देगा और बेहतर इकोनॉमी के रास्ते पर ले जाएगा? राजीव जी, अगर मैं ये कहूं कि ये बजट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या सरकार इसे बदल देगी? नहीं बदलेगी। आपकी प्रतिक्रिया, आप उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। प्रतिक्रिया पे आ रहा हूं। आप अपनी राय बता रहे हैं, आप अपने नजरिए से दर्शकों को ये कह रहे हैं कि इसमें ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। बिल्कुल नहीं, वो तो अखिलेश यादव ने भी आलोचना की, उनकी आलोचना से भी बदलने वाला नहीं अखिलेश, और कोई सरकार नहीं बदलती जी। बजट की एक खूबसूरती है, 10-15 साल से मैं भी सुनता आ रहा हूं, बजट हमेशा सत्ता पक्ष को और सरकार को तो अच्छा लगता है और विपक्ष को हमेशा बुरा लगता है। ये बजट की खूबसूरती है साहब। जैसे हमारे यहाँ है कि जब हम टीवी में डिबेट में चर्चा करते हैं चुनाव पे, तो राजनीतिक लोग कहते हैं कि साहब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो उसी तरीके से बजट की भी एक खूबसूरती है कि ये आज तक विपक्ष को तो कभी अच्छा नहीं लगा और सत्ता पक्ष को खराब नहीं लगा। मैंने कई सरकारें देखी हैं जी, मायावती जी की भी सरकार देखी है, बीएसपी की, अखिलेश यादव की भी देखी, भाजपा की भी देखी, कांग्रेस की भी देखी। जो विपक्ष में होता है ये कहता है बढ़िया नहीं है बजट। उनसे पूछो भाई, जब तुम सत्ता में थे तुमने कितना बढ़िया बना था, और जब आपने बढ़िया बना था तो आज जो सत्ता में, आज उस दिन उन्हें खराब लग रहा था। ये तो हो गई बजट की खूबसूरती की बात। अभी लखनऊ से दिलीप यशवर्धन जी कह रहे थे, उन्होंने कई चीजों को फोकस किया जी, डाला उनकी बात काफी हद तक धरातल पे है, वो समझ में आ रही है दर्शकों की। भाई तालान साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, साहब बजट बहुत अच्छा है, बजट में कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी है, ये भी है, और व्यापारियों को कुछ मिला नहीं तो आगे मिल जाएगा, उसको कहीं दूसरा कान पकड़ के, इधर वाले कान ना पकड़ के इधर वाले कान पकड़ के उसको कुछ देने का प्रयास किया जाएगा जी। मुद्दा ये है बजट में हर सेक्टर को छुआ गया है, जैसा मैं देख रहा था, और चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे धार्मिक कार्य हो। बहुत तो है 5 रुपए का, और योजना घोषणा कर दी 75 रुपए की, लाओगे कहां से? बड़ा सवाल यहां उत्पन्न होता है। हम जब भी बात करते हैं, जब भी डिस्कशन करते हैं, सरकार की घोषणाओं की, कानून बनाने का तो डिस्कशन करते हैं जी, शंका जहां उत्पन्न होती है वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के होती है। ठीक बात है, हर बार होती है, कई मुद्दों पर होती है, कहीं पे सहमति बनती है, कहीं पे असहमति बनती है। भाई घोषणा तो कर दी 5,12,000 करोड़ का बजट है, इसकी अर्निंग कहां से होगी, वसूली कहां से होगी, ताकि ये बजट खजाने में आएगा फिर खर्च किया जाएगा।
5,12,000 करोड़ का बजट जो आज सरकार ने पेश किया है, उसके लिए हमारे पास खजाना कितना होना चाहिए? इससे अधिक होना चाहिए और कुछ रीजन। तो फंड कहां से आएगा इसका कोई विजन नहीं है। अच्छा, हाँ। एक देहाती कहावत है कि तेल तिलों में से ही निकलता। ठीक बात। ये जिस जनता के पास जाएगा विकास को, उसी से इसका 1.5 गुना वापस आना चाहिए, तब तो ये लगेगा। भाई मेरे पे 1.5 रुपया होगा जब तो मैं 1 रुपया आपको दूंगा, 50 पैसे तो रिजर्व भी रखूंगा। सर, तो आप भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चिंतित हैं? अब भी चिंता की कुछ बात स्पष्ट हुए बिना रहेगी क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि फंड आएगा कहां भाई से, सरकार इसका ये भी तो मतलब है हम- कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैं ये कह रहा, मैं आपको 20 रुपए वाला मोबाइल दिला दूंगा, 20,000 वाला। मैं आपको ये भी तो बताऊंगा कि मैं हम ये 20,000 एक लाऊंगा कहां विश्लेषण, से? ओह, तो आपका ये सवाल है ना सरकार से कि भाई इसका मतलब है कि इन्होंने जो एलोकेशन किए उनमें कोई दम नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं और आप नहीं बता पा रहे कि बताओ फंड ना कहां तो से बजट आएगा, कहां से है? तो आप आपको भी बजट- लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। ठीक, हम विनीत जी तैयार है सवालों के लिए। संजय जी को जोड़कर दोबारा आपके पास आते हैं। संजय जी, आप कांग्रेस पार्टी सरकार को ये भी बताना पड़ेगा खजाने में क्या है और लाएंगे कहां? लाएंगे कहां? लाएंगे कहां से? और जो लाएंगे देखिए वो संजय टैक्स जी, के रूप आप में ही लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि टैक्स के हैं, रूप में लगाएंगे। प्राइम एजेंडा में इस डिबेट में और नेता है, और आप व्यापारी हैं। भेड़ को कंबल दे रहे तो उन तो भेड़ पे से उधेड़ी जाएगी। ठीक है, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि इस बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है, और एक व्यापारी होने के नाते दिलीप जी ने अभी एक जिक्र किया कि साहब व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता, ये विजन लेस बजट है। कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा में इसका विरोध किया और कहा कि ये कोई कुछ पता नहीं चलता। क्या राय है आपकी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जहां एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार ने लिया था, और मुझे वो इनका मैनिफेस्टो अभी तक याद है जिसमें फ्रंट पेज पे लिखा था कि राम राज्य की परिकल्पना लेकर के इन्होंने राज्य के गठन की और अपनी सरकार के गठन की बात की थी, और अच्छे दिनों का जिक्र किया था कि आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें अभी तलान साहब ने बताई, बीजेपी के प्रवक्ता भी बताएंगे, और मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी सुना और उनके बजट को भी सुना। मुझे समझ में नहीं आया कि इसके अंदर मोटे तौर पर सिवाय इसके कि कहीं धार्मिक स्थलों के सफाई के लिए या उनके उद्धारीकरण के लिए जो उन्होंने पैसा दिया उसका तो हम स्वागत करते हैं, मगर उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आया कि इस बजट के अंदर कौन से वर्ग को क्या क्या चीजें दे दी। जैसे कुछ तो स्वागत कर रही नहीं, है। मैं स्वागत कर रहा हूँ सर, ये अच्छी बात है। धार्मिक स्थलों के अगर विकास के लिए इन्होंने काम किया है, हमें स्वागत करना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए सर। मैं बढ़ना चाहता हूँ। देखो, गंगा सफाई की कितने लंबे समय से इन्होंने बात की थी। इनकी नेता थी उमा भारती, उन्होंने कहा कि अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं गंगा जी के अंदर अपनी जान त्याग दूंगी। तो आप यही चाह रहे हैं कि वो नहीं, कतई नहीं सर, मैं तो याद दिला रहा हूँ खाली। पत्रकार साहब, केवल याद दिला रहा हूँ कि मुझे याद, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ। तो गंगा सफाई का क्या स्तर है, क्या हाल है, इस बजट में क्या आया है? फार्मर्स की जो बात इन्होंने कही थी, 2 गुना दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। अरे भाई, 1 गुना भी आप छोड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। इसमें क्या आपने दिया है? आपने शिक्षकों की 2 लाख भर्ती के लिए कहा था कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जरा कहाँ है मुझे वो पैसा, या क्या वो आपने व्यवस्था की है? हो सकता है मेरे समझने में कमी रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने 22 करोड़ पेड़ लगा दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कितना हरा भरा उत्तर प्रदेश हो गया है, जरा एक बार जमीन के ऊपर आप दिखा भी दीजिए। और आपने बात की थी स्मार्ट सिटीज की। मैं इससे पहले व्यापारी पे आऊं, उससे पहले बात बता रहा हूं जी बोलिए। कि आपने स्मार्ट सिटीज की बात की थी, वो कहां, आपके बजट में स्मार्ट सिटीज कहां है? गायब हो गई। आपने कहा था व्यापारी के लिए, मैं आता हूं, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आपने कहा था इस देश में अच्छे दिन आएंगे व्यापारी के, इस देश के अंदर जो चोरी होती है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार होता है, उससे व्यापारी को मुक्त हम समाज देंगे, सरकार देंगे। उसके अंदर बहुत सी आपने वायदे, और केंद्र की सरकार ने भी और यूपी की सरकार, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। पर माफ करना, जो हालात पिछले 3 साल से यूपी के अंदर आज व्यापारी के हैं, अच्छा, मैं समझता हूँ व्यापारी का दम निकला हुआ है। जिस तरह से इन्होंने जीएसटी, आज आपको कोई माल बेचना है तो उससे पहले ई वे बिल आपको बनाना पड़ता है, उससे पहले आप उस माल को भेज नहीं सकते 50,000 से ऊपर यदि हो तो। जबकि यूपी के अंदर बहुत जगह हमारे कारखाने लगे हैं।
तो किस तरह से इन्होंने वो जो काम बढ़ा दिया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए। आज उस व्यापार को करने के लिए जो व्यापारी खुद काम करता था, आज उसको कितना स्टाफ आगे बढ़ा दिया, खर्चे बढ़ा दिए, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी और व्यापारी को चोर बना दिया है। जहां इन्होंने बात की थी कि व्यापारी को हम सक्षम करेंगे, इन्होंने बात की थी मजदूर को मदद करने की। जरा बता दीजिए 1 रुपया कहीं आपको मजदूर के नाम पे दिखाई दे रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा दिखाई दे रहा हो? इसके अंदर महिलाओं के लिए विशेष तौर पे इन्होंने कहा कि केवल जो महिलाएं जो जिनको मान लो आज तलाक मिल गया है तो उसके बाद हम उनको पेंशन देंगे। हाँ, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था, बिल्कुल, इसकी स्वागत योग्य है। मगर इसके अलावा भी तो महिलाएं हैं, उन जो विडोज हैं, जो और परेशान हैं, बहुत सी चीजों के अंदर उनको आगे बढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है। उसका कोई ये विजनलेस बजट किसान को इन्होंने दिया है झुंझुना। किसान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने अगर पीड़ित किया, ये दिख गया था कि जब 2 अक्टूबर को इन्होंने लाठी मारी थी, तो आज ये दिख गया था कि किसानों का ये क्या हाल करने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई है तो इस पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, अल्पसंख्यक। किस विषय पे बताइए आप इन्होंने दिया? ठीक है, ये केवल एक बिल्कुल दिशाहीन बजट है, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सर, अब हम जवाब ले ले। विनीत जी, देखिए अखिलेश यादव जी की टिप्पणी जिसका हमने जिक्र किया, मायावती जी की टिप्पणी, और यहाँ विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो अपनी बात रख रहे हैं, इन सब का जवाब देने की जिम्मेवारी आपकी है। तथ्यपूर्ण बात रखिएगा, हमारी गुजारिश ये है। देखिए, राजीव शर्मा जी की चिंता तो ये है कि साहब बेहतर इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब आप फंड का इंतजाम करेंगे। तो कहीं भी इस बजट में ये नहीं बताया है कि पैसा आएगा कहाँ से, है ना, और ये हर बजट में होता है। तो अगर ये चिंता आप दूर कर सकते हो। संजय जी ने कहा कि साहब अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इवन मजदूरों के लिए अगर कुछ दिख रहा हो 1 रुपया भी तो वो बताइए। वो कह रहे हैं दिशाहीन है। अखिलेश जी की शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। और तालान साहब मोटा मोटी 1-2 चीज छोड़ दें तो उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या है सर? क्या आप कह रहे हैं कि रिमार्केबल है, ऐतिहासिक बजट पेश किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतना बड़ा बजट नहीं आया। स्वरूप बड़ा है बजट का, लेकिन सवाल भी बड़े हैं, उनको एड्रेस करिए, बोलिए। देखिए राजीव जी, हमने सबको सुना है, तो जरा धैर्य से सभी का जवाब हमें जी प्लीज, सब लोग सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, प्लीज बोलिए। ये उत्तर प्रदेश का जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी कि उत्तर प्रदेश का ये बजट चौथा बजट है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो बजट माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, इसमें 23 करोड़ नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ नागरिकों की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया। जन जन का ये बजट है और हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का ये बजट है। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं उनके उत्थान के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए है, महिलाओं के लिए है, व्यापारियों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, सभी के लिए कुछ न कुछ इसमें रखा गया है। और इतना बड़ा बजट अगर बनाया गया है तो उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहां से पैसा आएगा, जी उत्तर प्रदेश में अगर योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उनका पैसा टैक्सेस है, जीएसटी और वैट से 91,568 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान है। आबकारी से 37,500 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान है। स्टाम्प एवं पंजीयन से 23,197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का लक्ष्य है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं जो इसमें बजट में दिया गया है। आप विस्तृत अगर पढ़ेंगे, ओवरऑल अगर आपको लग रहा कि खाली बस ये मोटी मोटी हेडिंगें और ये विपक्ष के लोगों ने निराशा जता दी, तो निराशा तो जरूर अखिलेश यादव को लगी, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो बजट इन लोगों ने बनाया था 15,000 कुछ करोड़ रुपए का बनाया था, तो वही एक्सप्रेस वे 11,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। 3 से 4,000 करोड़ रुपया
जो इनकी जेब में जाने वाला था वो न मिल पाने की वजह से श्रीमान अखिलेश यादव जी निराश हैं, हताश हैं और उनकी बेरोजगारी बिल्कुल जायज है क्योंकि वो चिंतित हैं। लेकिन जन जन तक पहुंचाने वाला ये बजट है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, उनका भी ध्यान रखा गया है। सैफई में भी हॉस्पिटल के लिए 309 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। आपको बता दें राजीव जी, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सामूहिक विवाह योजना है, 1 लाख महिलाओं की जो बच्चियों के जो सामूहिक विवाह हुए हैं लगभग 2.5 साल में, 2.5 साल की सरकार में 1 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। 1200 करोड़ रुपया सुमंगला योजना के लिए दिया गया है। ग्रामीण सड़कों के ये तो है, देखिए ये पॉइंटर आपने खुद ही जिक्र किया ना, बजट की कॉपी भी हमारे पास है। अटल आवासीय विनीत सर, बजट की कॉपी भी हमारे पास है, हमने तो खुद ही सारे पॉइंटर पढ़े, ये पॉइंटर्स भी हमारे बजट तो सुन के आए हैं, बजट तो सुन के आए हैं, सभी के लिए दिया गया है। अब सवाल लीजिए, देखिए अब तक का सबसे ज्यादा 86,000 करोड़ रुपया सर बकाया सुनिए, जो पूर्ववर्ती सरकारों बिल्कुल का सही, था, आपका वो भी दावा अदा अपनी करने का जगह काम सही हो। किया अब गया एक है। सवाल विनीत जी, अब एक सवाल विनीत जी, हमारा सबसे सवाल पहली बैठक में विनीत जब जी, अब सवाल हमारी तो सरकार लीजिए बनी सर, तो उस सवाल समय तो लीजिए। किसानों देखिए ये का तो वही कर्जा बात हो माफी जाएगी का जैसे विपक्ष 36,000 अपने आरोप करोड़ लगाता है, आप रुपया अपने कर्जा दावे माफी कर किया रहे गया। हैं, उससे तो तो ये कोई सब बात किसानों बननी के नहीं लिए है, किया बात गया। बनेगी समय तर्क पर समय और पे धरातल कृषि पर। विभाग एक से मिनट सुनिए तो कृषि यंत्र विनीत को, जी सवाल, देने विनीत जी के लिए आवाज किसानों मिल रही को है, सब्सिडाइज्ड कृषि यंत्र विनीत जी देने आवाज के मिल लिए रही है क्या, आप समय सुन समय पा रहे पे हैं? आयोजन किए जाते हैं। विनीत जी आवाज मिल रही है क्या? बिजली पानी, विनीत जी आवाज मिल रही है क्या, आप सुन पा रहे हैं? लेकर विनीत के जी प्लीज, हमारी सरकार ने बेलगाम इस बजट में है, प्रावधान बेलगाम। रखा है। विनीत जी, लेकिन ओह विपक्ष लग रहा है को आवाज ज्यादा नहीं जा रही, इसलिए विनीत जी लगी तक आवाज जा रही है क्या? विपक्ष जो भ्रष्टाचार चलिए, लगातार पूरा बजट ओह, पढ़ने ना, के बाद ही ना, रुकेंगे। विनीत जी सवाल देखिए, वो हम अब नहीं कर पा ना रही ना 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 है। सुनिए ना, हमारी अरे नीति भाई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की आप थी। सुन नहीं रहे, आप तक आवाज नहीं जा रही। शानदार सरकार चल रही है, अच्छा। वो इन लोगों को पता नहीं, हम आपसे कुछ सवाल रखना चाहते हैं सर। ऐसे तो आज देखिए विधानसभा में वित्त मंत्री जी ने अपनी बात बोल दी, फिर इंडोर्स किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वित्त मंत्री को बधाई भी दी। देखिए बहुत सामान्य सी बजट की बातें बड़ा उलझी हुई होती है, लेकिन हम बिल्कुल सरल करते हैं उसको, बहुत सरल करते हैं हम लोग, हम और आप रोज ही चर्चा करते हैं। किसी भी प्रदेश का विकास, किसी भी देश का विकास आप जब नापते हैं तो 2, 4, 5 ही तो बेसिक इंडेक्स हैं जिन पर आप नापते हैं ना। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, यही सब चीजें तो हैं जिन पर आप नापते हैं। ये जो बार बार अटैक किया जा रहा है, ये बात कहकर, देखिए एलोकेशन है, हर बजट में होता है, हर बजट में कुछ किसी अस्पताल को मिलता है, स्कूलों को दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई में, उस वजीफे में, सड़क निर्माण के लिए, पेयजल योजना के लिए, तो मतलब फंडामेंटल चीजें हैं बजट की। हमें ये बताइए सर कि जो आप पर आरोप लग रहा है कि कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, उसका जवाब क्या है? भाई हमने 100 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला लिया, हम अब तलाकशुदाओं को पेंशन देंगे, वो सारी चीजें ठीक है, सरकारों की जिम्मेवारी है वो करें, लेकिन क्या ये बजट कोई एक बड़ी पिक्चर उत्तर प्रदेश को लेकर हमारे सामने रखता है क्या? विनीत जी हमारा सवाल ये, कोई बड़ा रोड मैप है क्या? जैसे क्या हमें ये दिशा मिलती है मुकम्मल तौर पर कि अगर जो धर्म के स्थल हैं उन्हीं पर बड़ा फोकस है, तो क्या उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में पर्यटन पर प्रायोरिटी से फोकस करने जा रहा है? क्या यह विजन हमें मिलता है? हम ये जानना चाह रहे हैं सर, एक बड़ा रोड मैप क्या है, यह बताएंगे तो हम यहां भी अच्छी बहस कर पाएंगे। यह बोलिए सर। राजीव जी, हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि धर्म पे सवाल आप कम से कम तो नहीं करेंगे। आप कांग्रेस के सवाल लोग को करें, गलत, समाजवादी के लोग आप करें, गलत तरीके जय से ले श्री रहे राम से हैं, जिनको आप नफरत गलत है, तरीके वो से ले लोग रहे हैं। करें, आप जो सुनिए ना हिंदुओं से विनीत, नफरत आप करते सुनिए हैं, वो मेरी लोग बात, करें, पहले इसको धर्म के नाम क्लैरिफाई पे होने तो दो। ठीक है, लेकिन गलत, आपसे ये उम्मीद नहीं है आप गलत कि आप तरीके, धर्म देखिए के उम्मीद और नाउम्मीद की धार्मिक बात नहीं मामलों है। पे सवाल करें। आप मैं सुनिए आपसे मेरी बात, उम्मीद कर आप सकता गलत हूं। बोल रहे हैं, आप चिल्लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप बजट में जो एलोकेशन कर रहे हैं उस पर कोई प्रश्न नहीं है। मैं एक रोड मैप जानना चाहता हूं कि क्या कोई बड़ा विजन है, जैसे आपने धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बजट में स्थिति रखी है, क्या वो किसी रोड मैप को बताती है क्या? हमारा कोई प्रश्न उस पर नहीं है, आपकी सरकार है, आप जहां फोकस करना चाहे करिए। हमारी टिप्पणी से वो फोकस हिलने वाला, रुकने वाला नहीं है, या नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा दिख रहा है क्या,
क्या राजीव इस एलोकेशन से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से पर्यटन पर फोकस करेगी और इतना इतना राजस्व हासिल करेगी? हमारा सवाल उस नजरिए से है, इस टिप्पणी या उस टिप्पणी से नहीं है। बोलिए जी। राजीव जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारी सरकार की नीति नियत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास नेतृत्व है, कार्य करने की क्षमता है और एक तेज तर्रार और एक ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री हैं जो 18-20 घंटे लगातार काम करने वाले हमको मिले हैं। सुनिए ना, जो आप बता रहे हो तो मैंने पूछा ही नहीं। सुन लीजिए। अरे मेरी तो आप सुनिए, आपने ये जो एक पैराग्राफ बोल दिया इसकी कोई आवश्यकता? राजीव जी, सुनिए ना, अरे आप, हमारा प्रश्न क्या है? आप जब हमने आपकी नीति पर शक किया, हमने आपके नेतृत्व पर शक किया, तो उनके उत्तर देने की आवश्यकता क्या है? अरे है भाई, आप बहुमत की सरकार चला रहे हैं, आपके पास बड़ी इच्छा शक्ति, हम पहले से ही मान के चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बड़ा मैंडेट दिया है, तो बार बार ये बात कहने की कि हम पर शक मत करिए, हमारी ये नीति, अरे कोई शक नहीं कर रहा, या किसी के शक पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो हमने सवाल किया उस पर फोकस करते हुए बोलिए। बोलिए सर, फिर हम यहां जवाब लें। बोलिए। राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं जी, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए इतनी सारी योजनाएं अगर चलाई जा रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार में आधे अधूरे काम छोड़ करके जल्दी जल्दी में फीता काट करके उनको पता था कि जल्दी से इसका जो है जनता के पैसे की लूट कैसे की जा सके, उसके लिए उन लोगों ने जल्दबाजी में तमाम फीते काट दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है, उत्तर प्रदेश में सभी जो योजनाएं थी जो चल रही थी उनको पूरा करने का काम, और नई योजनाएं, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस साल के आखिरी उसमें दिसंबर तक के जनता के लिए खोला जाएगा। तो ये सब काम पूरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है सर, जो काम हो रहे हैं, बनारस जो काम हो रहे हैं उस पर आप समझ नहीं रहे। कम से जो कम काम हो रहा है उस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। बनारस जाके देखें जो काम हो रहा है, माननीय मोदी जो जी काम हो रहा है उस जो पर कोई बनारस प्रश्न में काम किए हैं, अच्छा, लगातार आप देखिए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, हम बाकी लोगों को जोड़ने, और हम दिलीप जी से, हम दिलीप जी से, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, अच्छी बात है, हम वही तो जानना चाह रहे हैं, हम वही तो जानना चाह रहे हैं। एक बार दिलीप, अच्छा विनीत जी, एक बार दिलीप जी को आने दीजिए। दिल्ली में बैठ करके सिर्फ ना देखें, विनीत जी एक बार दिलीप जी को आने, विनीत जी एक बार दिलीप जी को आने दीजिए। विकास होता है। अच्छा विनीत जी एक बार दिलीप जी को, अरे देखिए बहुत सारा वक्त तो आपको चुप कराने में जाया हो रहा है सर, प्लीज एक बार दिलीप जी को आने दीजिए। सांसद रहे सर, एक बार दिलीप जी को आने दीजिए। ये मन की बात वाले मजा आ रहा है सर। संजय जी यार एक बार दिलीप जी, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि क्या कोई रोड मैप, देखिए जो कोई भी शब्द है तो उसका एक अपना अर्थ है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये देखिए सामान्य एलोकेशन है, हर बजट में होता है, हर सरकार करती है, अच्छी बात है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या कोई रोड मैप दिख रहा है? जैसे मैं फिर वही उदाहरण ला रहा हूं कि अगर आप तीर्थ स्थानों पर फोकस कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में है, तो एक बड़ा विजन ये हो सकता है कि पूरी दुनिया से उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए लोग आएंगे और इससे सरकारी खजाने में एक बड़ा राजस्व पहुंचेगा, है ना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना है, उस नजरिए से सरकार ने 500 करोड़ रुपए वहां एयरपोर्ट निर्माण के लिए दिए हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग चीजें हैं कि साहब वो एक बड़े राजस्व की बढ़ोतरी होगी। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं दिलीप जी कि क्या कोई बड़ा रोड मैप है जो ये बता रहा हो कि नहीं इस लाइन पर चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रदेश की इकोनॉमी ऐसे ऐसे मजबूत होगी, ये बताइए दिलीप जी। राजीव जी, ये जो बजट होता है ये एक तरीके से प्रोजेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। एक्सपेंडिचर्स जो विनीत जी ने बताए या जो बजट में बताए गए हैं उस पर मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक्सपेंडिचर को डिफरेंट हेड्स में एलोकेट किया गया है, कई लोगों को कई सेगमेंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। सवाल इस पर नहीं है, सवाल है जो दूसरी साइड है इनकम की। विनीत जी ने अभी कहा कि कहाँ से फंड आएगा, इन्होंने कहा कि वैट से आएगा,
मेरी जानकारी में वैट जैसी चीज अब नहीं है जिससे रेवेन्यू आता खत्म हो हो, चुकी, खत्म हो आबकारी चुकी, से तभी आएगा। GST तो ये जो नॉन वैट चीजें थी, आबकारी वही चीजें, वैट और आबकारी एक ही सेगमेंट में आता है जो नॉन जीएसटी गुड्स हैं। लेकिन क्या बताइए कि क्या लोगों को ज्यादा दारू पिला करके ज्यादा रेवेन्यू कवर किया जाएगा? क्योंकि आप दारू ज्यादा बेचेंगे तभी तो वैट आबकारी से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। फिर कहा कि वाहन कर जैसी भी मेरी जानकारी में कोई चीज नहीं होती है। रोड टैक्स जरूर होता है, रोड टैक्स के लिए गाड़ियां बिकनी जरूरी है, गाड़ियां बिकने के लिए उनकी लोगों की कंज्यूमर की फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी जरूरी है। सड़कों पर चलेंगे टोल टैक्स लगेगा। स्टैंप ड्यूटी, देखिए स्टैंप ड्यूटी तब आती है जब हमारी प्रॉपर्टी की बिक्री हो। रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरीके से बैठी हुई है, हर आदमी जानता है, लेकिन उस वैक्यूम को कवर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक फिक्स हुआ करती थी 20,000 रुपए, इसी बजट से पहले उसको 1% ऑफ द सेल वैल्यू कर दिया गया। यानी कि अगर 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिक रही थी, उस पर पहले 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जाती थी, अब 4 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। तो ये बर्डन किसकी जेब पर आया? कंज्यूमर की जेब पर आया ना। आप अगर एग्जिस्टिंग चीजों से पैसा निकालेंगे तो अल्टीमेटली बर्डन तो कंज्यूमर के ऊपर आएगा। और जीएसटी से रेवेन्यू तब आएगा जब बिजनेस बढ़ेगा। मैंने पहला सवाल यही किया था कि बिजनेस को लेकर के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के, प्रोसीजरल लैप्सेस को लेकर के कहीं कोई बात नहीं करी गई है। आप जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएंगे, जब आप बिजनेसमैन को ईज देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, जो प्रोसीजरल, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक एक इंडस्ट्रीज के ऊपर 50 तरह की कंप्लायंसेस हैं, बिजनेसमैन कंप्लायंस करने में परेशान रहता है। आप उस पर रिलैक्स नहीं दे रहे हैं। आपने किसी बिजनेस इंडस्ट्री को इन्वाइट नहीं किया। आपने इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए क्या किया? क्या आपने कोई टैक्स फ्री जोन डिसाइड किया? क्या आपने कोई इंडस्ट्रियल जोन डिसाइड किया? आप बिजनेसमैन को क्या सुविधाएं देंगे? कहीं है बजट में? नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन ही जो वो बैकबोन है जो आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर को भरता है, अगर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है वो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पेयर से ही आप उसको निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको ओवरबर्डन करेंगे। आप बिजली का रेट बढ़ाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन फीस का रेट बढ़ाएंगे, आप जीएसटी का रेट बढ़ाएंगे, आप आबकारी का रेट बढ़ाएंगे, सारी चीजें रेट बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली जो बोझा है वो कंज्यूमर के ऊपर ही तो पड़ेगा, वो बिजनेसमैन के ऊपर ही तो पड़ेगा। तो इस बजट से हमको क्या फायदा होगा? जिनको चीजें फ्री मिल रही हैं उनके लिए फायदा है, जिनको फ्री लैपटॉप बंटने हैं एसएसटी को उनको फायदा है, जिनको पेंशन मिलनी है उनको फायदा है। लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा दे रहा है, उसको क्या फायदा है? उसको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक बिजनेस में आपको लेते राजीव जी तब तक सरकारें बजट चाहे जितना बढ़ा लें, आते हैं सर, आते हैं आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी सर। एक बार बाकी लोगों को जोड़े, फिर दोबारा आपका हम जरूर रुक करेंगे। तालान साहब, अगर आपने आज प्राइम न्यूज फॉलो किया तो हमने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली उत्पादन, नीति आयोग जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पुलिस विभाग के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है फंड दिया गया है, मेट्रो का विस्तारीकरण है, नमामि गंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन जिन पर सवाल हैं और जिस पर जो अर्थ के जानकार हैं वो सवाल कर रहे हैं, अभी दिलीप जी ने भी कहा कि रियल एस्टेट के लिए कुछ नहीं है ना। दिन में भी ऐसी चर्चा थी कि साहब रियल एस्टेट बड़े पैमाने पर जॉब का क्रिएशन करता है, लेकिन उसकी एक हालत है। एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है ना, जिसको वो व्यापारी कह दे रहे हैं, कुछ नहीं है। इंप्लीमेंटेशन पर सवाल है ही, अभी राजीव जी ने भी सवाल उठाया और वहां जब हम दिलीप जी के पास गए उन्होंने दोबारा उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। यहाँ संजय जी अभी शाम को जुड़े आपके साथ, उन्होंने एक व्यापारियों की बात रखी, दिलीप जी ने भी रखी। हमें ये बताइए कि ये जो सवाल हैं, क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? इनकी गुंजाइश नहीं थी सरकार के पास, या फिर इन पर ध्यान नहीं दिया गया? कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, जैसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली वो योजना, उसके लिए 250 रुपए अलोकेट किए गए। ये अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर जो एक डिस्ट्रिक्ट के आप एक प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके उसको प्रमोट करते हैं तो उससे रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्चुअली में है क्या, जैसे देखिए अलीगढ़ में ताला इंडस्ट्री है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही, पिछली सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो हुआ क्या अचानक से कि चाइनीज ताले मार्केट में आए और उन्होंने कैप्चर कर लिया। टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं मिला उनको। जैसे खुर्जा यहीं पास में एक शहर है, सिरेमिक इंडस्ट्री है, लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं हम मार्केट में, वहां भी जो ये कप प्लेट वगैरह हैं वो भी चाइनीज आ गए। तो हमें ना इन चीजों पे फोकस करना है। जैसे और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सब में कौन नहीं, देखिए कस्टमर नहीं वो अलग बात है, कौन लेके आया कौन नहीं लेके आया, लेकिन हमें क्या है कि अपने प्रोडक्ट जो हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको नई जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है उसको लेके आना। एक सवाल, एक मतलब ओवरऑल एक सवाल रखना चाहते हैं, इसको जरूर एड्रेस करिएगा
क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यूपी गवर्नमेंट तक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या बजट के सवाल पर एक कंफ्यूजन की कोई स्थिति के जिसको हम बार बार टटोलना चाह रहे हैं? जैसे अभी तालों या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, वो जो प्रोड्यूस करती है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो जो फोकस एरिया है वो क्या है सर? हम बजट में देख रहे हैं कि यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन को विकसित कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या करें? क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है क्या कि हमें यही करना है और इसी को हम आगे तक ले जाएंगे? एक सेक्टर में नहीं जा सकते हैं ना कि बस हम उसी पे डिपेंड होकर रह जाएं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल बहुत सारा रेवेन्यू देता है उत्तर प्रदेश को। वैसे ही नहीं पूरा फिर आपके बारे में वैसे ही बुद्ध सर्किट है, बुद्ध सर्किट वाला जो ये एरिया है वहां वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। मैं गया हूं, मैंने देखा है पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन वहां पर्यटन की अपार संभावना है। तो सरकार उनका दोहन कैसे करेगी? सरकार जैसे कोई भी बिजनेसमैन किसी संभावना का दोहन ही तो करता है, वैसे ही सरकार को संभावनाएं पैदा करके उनका दोहन करना है। जबकि बुद्धा सर्किट की अगर जो आप ये ले लें, थाईलैंड ले लें, चाइना ले लें, जापान ले लें, तो आप कोरिया ले लें, ये विजनलेस वाला मामला नहीं है, ये मल्टी विजन वाला मामला है। पर ये मल्टी विजन है। पर्टिकुलर एक सेक्टर को फोकस नहीं कर सकते हैं ना कि ये सिर्फ सरकार इसी पे फोकस कर रही है। नहीं, सरकार ने थोड़ा थोड़ा सबके लिए दिया है। और एक जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक किसी सेक्टर को फोकस भी नहीं कर सकते। यहाँ जैसे वेस्टर्न यूपी का अलग कल्चर है, अलग इंडस्ट्री है, ईस्टर्न की अलग है, वैसे ही लखनऊ के आसपास का अलग है। तो सबका अलग अलग है। जैसे आप वेस्टर्न में आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना उत्पाद है और यहाँ के बिजनेसमैन उसको बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं। आपकी बात को मैं ये कहते हुए आगे बढ़ा दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑक्यूपाई किया, लिया है, वो आइडिया लिया और अब वो उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संजय सर, यही सवाल हम आपके पास लाना चाहते हैं। मल्टी विजन है या फिर कंफ्यूजन है ना? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो बजट देखते हैं उसमें नई नई टर्मिनोलॉजी सामने आती चली जाती है, पीछे की चीजें कुछ पीछे छूटती चली जाती है। ये बताइए ना, जो फोकस है उसमें कोई कंसिस्टेंसी, इकोनॉमी के सवाल पर एक कंसिस्टेंट स्थिति होनी चाहिए, वो है या नहीं है, या भटकाव है, क्या है? देखिए, मैंने तो आपके सामने 10 से 12 प्रश्न पूछे, पॉइंट पूछे, मुझे एक भी बात का जवाब विनीत जी नहीं दे पाए। और तलान साहब भी चूंकि उनकी मदद करते हैं तो वो भी दे नहीं पाए। नहीं, मैं दे दूंगा जवाब, मैंने लिखा हुआ है सारा आपके सवाल। सुन लीजिए संजय जी बोलिए, वो कोशिश करेंगे जवाब देने की। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, तलान साहब आपके बीच में नहीं बोला मैं। सुनिए ना, ये सभ्यता नहीं है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें देखो, उन्होंने कहा बहुत बड़ा बजट है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को चाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो इतने बड़े बजट का या इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी बड़ी बातों का फायदा क्या कि जब वहां पर आधी आबादी एक टाइम का खाना भी नहीं उसको मैसर है, जब वहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है, जब वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, जब व्यापारी दुखी है, आज इतना दुखी है कि इतना दुखी कभी इतिहास में नहीं हुआ इस देश से जब से यूपी बना है। जितनी परेशानी आ जाए इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। आज मूडी की आज रेटिंग जारी हुई है, पूरे विश्व के अंदर से जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भारत की रेटिंग उन्होंने आज भी डाउनग्रेड की है। 1.5% मूडी ने आज भारत की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है। अरे आप चिल्लाने लगे भाई साहब, मैं तो आपके बारे में, आप इतना झूठ बोल रहे थे, मैं एक लाइन भी नहीं बोला आपके सामने, आप तो इतना झूठ बोल रहे थे, सफेद झूठ बोल रहे थे। आप रटा रटाए, एक बात का आपने जवाब नहीं दिया। शिक्षकों की भर्ती पे आपने जवाब नहीं दिया, रोजगार कैसे देंगे आपने जवाब नहीं दिया, किसान को दुगना प्राइस कैसे देंगे आपने जवाब नहीं दिया, महिला का आप क्या मदद करेंगे आपने जवाब नहीं दिया। और आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ पेड़ का आपने घर में लगाए क्या? 22 करोड़ पेड़ सड़क पे लगाए, अपने घर में लगाए आपने, और वो स्मार्ट सिटीज कहां गई? आपने एक का जवाब नहीं दिया और खामा-खा की बात करते हैं फालतू। जिन गरीबों को आप घर तक नहीं दे पाए, कच्चे घरों में छोड़ा था, 30-40 रुपए लीटर मिलेगा, सरकार ने किया है। कितना रुपए मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की एलपीजी सरकार सिलेंडर ने आपने किया है। अभी 150 रुपए बढ़ा दिया आज 4 दिन पहले। उन गरीबों कौन सी को सरकार है? घर तक नहीं कौन दिए। से आम आदमी की सरकार है? भाई साहब कह रहे थे बहुमुखी बात सरकार करेंगे है, किसानों की। अरे ये बहुमुखी लूट की सरकार है। ये हर तरह से आज उत्तर प्रदेश के निवासी को लूटने वाली सरकार है, हर तरह से।
और मैं कह रहा हूँ ये लुटेरों की 4 सरकार है। लाख करोड़ के और मैं घोटाले आपसे कहना किसके चाहता हूँ कि सरकार बात में हो रही हुए? थी, मेरे आदरणीय भाई बता रहे थे, बता दीजिए देश शिक्षा में के कितना अंदर पैसा आपने सबसे बढ़ाया है, लुटेरी बता दीजिए, और मैं मान लूंगा भ्रष्टाचारी अगर कोई आपने पार्टी स्वास्थ्य में क्या काम और किया है, सरकार बता चलाई है, दीजिए। कांग्रेस ने आप चलाई खाना है। पूर्ति करते हैं, हमने देश ये बना में दिया। घोटालों की अरे जड़ी सर लगाई आपने थी। 3 साल में क्या कर दिया बता दीजिए। आप आप सुरक्षा का आलम बता 2014 दीजिए से क्या पहले है, राजीव क्या जी ये देख ठीक नहीं लीजिए। है कि एडीआर की रिपोर्ट के अंदर कितने भ्रष्टाचार आपके देश मंत्री में और कितने विधायक कितने बड़े आज आंदोलन आपराधिक अगर हुए है, देश क्या के स्तर अंदर, है, तो सिर्फ क्या और स्तर सिर्फ है। आज कांग्रेस के लगातार प्रशासन की क्राइम का वजह रेट से आपके यहाँ बढ़ रहा है देश यूपी में में। 4 लाख आपने करोड़ बजट के अंदर क्या एलोकेट किया है? ठीक है, अच्छा अब एक विनीत जी थोड़ा थमिए। लगातार बीच में अब देखिए, बोल अब रहे हैं संजय जी चुप हो गए। यही करना अब चाहिए एक आपकी। मिनट, राजीव जी से एक सवाल और तालान जी से एक टिप्पणी, फिर हम आते हैं अगर समय बचा तो। हमें ही बताइए। अच्छा विनीत सर हो गया, कुछ नए सवाल टटोलने दीजिए, नए सवाल। राजीव जी अभी जानना चाहते हैं कि आज के बजट में कहा गया है कि राज्य नीति आयोग का गठन होगा। आप मानते हैं कि राज्य स्तर पर नीति आयोग के गठन होने से जो विकास की प्रक्रिया है इसको रफ्तार मिलेगी? अब विनीत सर सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने कहा कि सरकार राज्य नीति आयोग का गठन करने जा रही है या करेगी, उससे राज्य को रफ्तार मिलेगी। मैं तो अभी भी मान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मैं तो मान रहा हूं, मैंने मना ही नहीं किया। और मैंने एक सवाल विनीत जी से भी पूछा था जी कि भाई साहब आप भी बता दीजिए दर्शकों को, क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विकास की गंगा बह रही है? मैं मान रहा हूं बह रही है। आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले मेरे आप उस सवाल का उत्तर दीजिए, दूसरा उत्तर आपको तत्काल मिलेगा। विनीत जी बताइए, क्या विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है वर्तमान में? विनीत जी, विनीत जी, एक छोटा सा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विकास? राजीव शर्मा जी, मैं सवाल आपका सुन रहा हूं। बस ये इतनी सी बात बता दीजिए, विकास की गंगा बह रही है क्या उत्तर प्रदेश में? बस इतनी सी बात। राम राज्य भी आया है सर। अरे उसको छोड़ दीजिए भाई। क्या आपको उन गरीबों का विकास नहीं दिख रहा ठीक है? है, मुझे सवाल, गांव में, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। बीजेपी के नेता 2-4 जिलों में मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। मगर गिरिराज क्या परसों बिजली कह रहे थे कि पहुंचना आतंकी गंगोत्री गांव में 70 अच्छा, वहां सालों से में जहां जोड़ रहे हो। बिजली न पहुंची हो, गंगोत्री, उन गांव गरीब मेरी के समझ पास में अगर ये बिजली नहीं आ पहुंची पा हो, रहा, इसको उत्तर विकास की प्रदेश श्रेणी में में विकास नहीं की देखते गंगा क्या? बह रही है या गांव- आतंकी गंगोत्री? गांव को अगर सड़क उनके से बयान से। कनेक्टिविटी दी नहीं, जा रही ठीक है, है, जोड़ा जा अच्छा, ठीक है, रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपको अच्छा विकास विनीत जी, नहीं मिलता क्या? बोलिए हम एक बार तालान साहब को लाना। ये आयोग है। हाँ। चीनी मिल जो बंद कर दिए गए थे, उनको फिर से चलाने का काम किया गया। ये आपको विकास कोई नहीं जरूरत दिखता नहीं। क्या? गन्ना किसानों का समय पे भुगतान हो रहा है। अच्छा विनीत जी हो गया भाई। विनीत जी अब सुन लीजिए। जवाब देना सीखिए। अच्छा ठीक, आप किस तरीके का तालान विकास साहब ये देखना सब। चाहते हैं? अच्छा विनीत जी अब थमिए, देश में किस विनीत जी तरीके का थमिए प्लीज। विकास पता नहीं मेरी देखना आवाज चाहते हैं? पहुंचती नहीं है, आपको सुनाई नहीं दे रही। तालान साहब, ये जो राज्य स्तर पर नीति आयोग का गठन है, इसकी भूमिका पर बोलिए। विनीत जी अब सुनिए, बोलिए तालान साहब बोलिए। जो आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर, अब विनीत जी सुनिए, देखिए संजय जी सवाल उठा रहे हैं, संजय जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई रुकिए, थमिए, ठीक है बोलिए। तालान साहब, विनीत जी थमिए, अब सुनिए तालान साहब बोल रहे हैं, बोलिए तालान साहब बोलिए। अब थमिए, समय इसी में निकल जाएगा, समय इसी में निकल जाएगा, बोलिए। आप इसको सरकार नहीं मानते क्या? होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन क्या तत्काल में इतनी जल्दी गठन होने के बाद 2 साल बाद सरकार चुनाव? अरे विनीत जी थमिए ना भाई। भ्रष्ट कांग्रेसियों का विकास रुका है, आपको दिक्कत हो रही है। क्या इतनी जल्दी काम करने लगेगा? आपको सबसे बड़ी विकास बात ये उन है गांव कि गरीब किसानों मुझे को नहीं लगता तो क्या एक अच्छे कॉन्सेप्ट को ये देर से लेकर ये 2017 में ही होना चाहिए था। 2017 में लेके आए, अब तक इसके लेकिन अभी फिलहाल कोई नतीजे के सामने नहीं आ सकता। अब देखिए मुश्किल ये है, कितना ज्यादा शोर शराबा और इतना ज्यादा नॉन स्टॉपिज्म हो जाता है कि कोई बात पहुंचती नहीं है। अच्छा चलिए, अब समय भी नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का आज की डिबेट। अरे विनीत जी प्लीज, समय नहीं है, आगे फिर बैठेंगे और विश्लेषण करेंगे, बजट की कॉपी पढ़ेंगे, जो अच्छा है उसे बताने की कोशिश करेंगे, और जिस पर सवाल है वो सवाल हम आपसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी है।